कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी पहुंच गया है। देश में इससे पहले 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इनमें एक 66 साल का विदेशी नागरिक है जो पिछले दिनों साउथ अफ्रीका गया था, जबकि दूसरा बेंगलुरु का 46 साल का हेल्थ वर्कर है। दोनों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। जिस विदेशी नागरिक की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है, बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी ट्रैवल रिपोर्ट में बताया गया है कि 20 नवंबर को बेंगलुरु पहुंचने पर वो पॉजिटिव पाया गया था। उसे होटल में क्वारंटीन करने के बाद उसके संपर्क में आए 240 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। इस विदेशी नागरिक ने 27 नवंबर की रात को होटल से टैक्सी ली और एयरपोर्ट पहुंचकर वो यूएई के लिए रवाना हो गया। दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले भारतीय हेल्थ वर्कर के बारे में बताया गया है कि उसे वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उसके संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की बनाई 27 लैब में संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। भारत ने नए वेरिएंट के खतरों को बेहद संजीदगी से लिया है। दिल्ली से लेकर केरल तक जबरदस्त चौकसी बरती जा रही है। संसद में देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने वायरस के नए वेरिएंट को रोकने का प्लान बताया। क्वारंटीन 7 दिन के लिए रखना, होम क्वारंटीन 8वें दिन पे टेस्ट करके, उसके बाद अगले 7 दिन मॉनिटर करके फिर वे अपना आवागमन शुरुआत उनकी हो सकती है। इसे हमें ध्यान में रखना होगा और दोनों का हमें संगम बनाना होगा। भारत ने 11 देशों से आने वाले यात्रियों को जोखिम वाली कैटेगरी में डाला। भारत में रिस्क के आधार पर दुनिया के सभी देशों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, कंट्री एट रिस्क। ऐसे देशों से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा और पॉजिटिव आने पर उनका इलाज होगा, जबकि नेगेटिव आने पर उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद फिर से टेस्ट होगा। उसके बाद भी नेगेटिव आने पर वो मॉनिटरिंग में रहेंगे। भारत को मिलाकर कुल 30 देशों में ओमिक्रॉन के 375 मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट को पहली बार देखा गया और 10 दिन के भीतर ही इसने करीब 450 मरीजों को अपने चपेट में ले लिया है। रिसर्च के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। इस बीच नॉर्वे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का विस्फोट हुआ है। एक पार्टी से निकले 50 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले और सभी ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए। ओस्लो में एक पार्टी में ये लोग शामिल हुए थे। अभी और मामले बढ़ सकते हैं। ओमिक्रॉन की R वैल्यू भी काफी ज्यादा है। डॉक्टरों की माने तो ओमिक्रॉन से संक्रमित एक मरीज 18 स्वस्थ लोगों को बीमार बना सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट में म्यूटेशन भी 45 से 52 तक देखे जा चुके हैं, जिसकी वजह से इसके मानव कोशिका से जुड़ने की आशंका बढ़ जाती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्वीर भी सामने आ गई है। ये किसी नक्शे जैसा दिखता है। पहले के कोरोना वेरिएंट से ओमिक्रॉन का रूप बहुत बदला हुआ है। इस तस्वीर को रोम के बेबी जीसस पेडियाट्रिक हॉस्पिटल ने जारी किया है। दावा यही है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से काफी अलग है। पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा म्यूटेट करने वाला नजर आ रहा है। वेब सीरीज मिर्जापुर में ललित का किरदार निभाने वाले एक्टर ब्रह्म मिश्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुंबई के वर्सोवा इलाके में रहने वाले अभिनेता ब्रह्म मिश्रा का शव उनके फ्लैट में बरामद हुआ। एक्टर ब्रह्म मिश्रा पिछले 4 सालों से अपने किराए के अपार्टमेंट में अकेले रह रहे थे। फ्लैट से जब बदबू आनी शुरू हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोला, जहां बाथरूम में पड़ा ब्रह्म मिश्रा का शव पूरी तरह से सड़ चुका था। बताया ये भी जा रहा है कि 29 नवंबर को ब्रह्म मिश्रा को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने गए थे, जिसके बाद गैस की दवा देकर ब्रह्मा को घर पर आराम करने की सलाह दी गई। एक्टर की मौत के केस को पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के रूप में दाखिल किया है। इस केस में आगे की जांच जारी है। ब्रह्म मिश्रा ने मिर्जापुर के अलावा कई फिल्मों में भी काम किया था, जिनकी मौत पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने शोक जाहिर किया। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को डीजी होमगार्ड और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को निलंबित कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने देवाशीष चक्रवर्ती की रिपोर्ट पर परमवीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। परमवीर सिंह पर सेवा के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। परमवीर सिंह ने इसी साल मार्च महीने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुंबई में शुरू होगा, जहां टीम इंडिया टेस्ट मैच जीतने के साथ सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। हालांकि मैच में बारिश विलन साबित हो सकती है। मुंबई में रुक रुक कर बेमौसम बारिश हो रही है।
दूसरे टेस्ट में विराट कोहली की वापसी होने जा रही है। ऐसे में एक खिलाड़ी का बाहर होना तय है। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट बिना किसी नतीजे के ड्रॉ हुआ था। ऐसे में जो भी टीम मुंबई टेस्ट जीतने में कामयाब होगी वो सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। संसद के शीत सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन आज भी हंगामा हो सकता है। हालांकि विपक्ष ने आज रणनीति बदल दी है। अब विपक्ष सांसदों के निलंबन पर तो विरोध जारी रखेगा, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दों पर बहस के लिए भी दबाव बनाएगा। इसमें महंगाई, चीन, किसान मुद्दा शामिल है। अब विपक्ष सदन की कार्रवाई में भी बाधा पैदा नहीं करेगा। विपक्ष कुछ अहम बिलों पर अपनी बात संसद में रखना चाहता है। गुरुवार को संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का विरोध प्रदर्शन हुआ था। सांसदों के निलंबन के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। संसद परिसर में धरने पर बैठे निलंबित सांसदों से मुलायम सिंह यादव मिले और सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अचानक बारिश ने धरने पर बैठे सांसदों की मुश्किल बढ़ा दी थी। आनन फानन में उनको जगह बदलनी पड़ी। यूपी में मंदिर के नाम पर सियासत गरमा रही है। बीजेपी ने विपक्ष पर फिर निशाना साधा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष को जिन्ना मुबारक, हमें राम और कृष्ण मुबारक। हम राम का नाम लेते हैं या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनको आपत्ति होती है और कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिन्ना का आप नाम लेते हो, आपको जिन्ना मुबारक है, हमें राम और कृष्ण मुबारक है। यूपी के डिप्टी सीएम ने भी मथुरा में मंदिर पर अपना बयान दोहराया और पूछा कि क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते भगवान कृष्ण का मंदिर बने। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अब मथुरा की बारी है। श्यामला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूँ। यूपी चुनाव के लिए सारी पार्टियों ने कमर कस ली है। कल सहारनपुर में मां शांका भरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने अमित शाह पहुंचे, जहां उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। शाह ने यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश पर हमला किया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश राज में तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है। 70% लूट, हथियारों के साथ लूट में 69% की कमी हुई है। हत्या में 30% की कमी हुई है। जी, आपके शासन के अंदर यूपी में माफिया राज था, आज यूपी में कानून का राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने। अखिलेश यादव मिशन बुंदेलखंड पर हैं, जहां कल उन्होंने झांसी और ललितपुर में रैलियां की और योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। तो वहीं प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद का दौरा किया, जहां उन्होंने महिलाओं के अपराध का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी और कांग्रेस अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान पर आ गए हैं। ममता के कांग्रेस पर हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बिना कांग्रेस के बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। वहीं अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी और टीएमसी की भाषा एक हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पंजाब के पठानकोट पहुंचे केजरीवाल ने पार्टी की तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम चन्नी के बयान पर जमकर पलटवार किए। दिल्ली के सीएम ने चन्नी को जवाब देते हुए कहा कि मेरा रंग काला जरूर है, मगर नीयत साफ है। इससे पहले चन्नी ने केजरीवाल को काला अंग्रेज करार दिया था। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में, जमीन पे, पिंड पिंड में घूम रहा हूँ। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली एनआरसी प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कल काफी सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो कुछ करें, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा।
मध्य प्रदेश के रीवा में मेडिकल कॉलेज की नर्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। महिला ने फांसी लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें लिखा है कि सॉरी पापा। पंवार समाज में न लड़की की शादी करना न लड़के की। महिला की 7 महीने पहले शादी हुई थी। माना जा रहा है कि वैवाहिक रिश्ते अच्छे न होने के चलते महिला ने खुदकुशी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के अंबाला में 2 पक्षों में जमकर पत्थर चले। पत्थरबाजी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 2 पक्ष आपस में जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूरा फसाद बच्चों के बीच लड़ाई से शुरू हुआ था। बच्चों की लड़ाई में बड़े आपस में भिड़े और उसके बाद ये पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आईं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पंजाब के जालंधर में एक पाखंडी बाबा की अश्लील तस्वीरें वायरल हैं। मामला कस्बा फिल्लौर का है। बाबा एक नामी डेरे का मुखिया है। आरोप है कि बाबा डेरे में आने वाली महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता है और उसकी अश्लील हरकत की तस्वीरें कैमरे में दर्ज हो गई हैं। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी बाबा पर कार्रवाई की जाए, जबकि बाबा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वीडियो फर्जी है और उसे फंसाने की साजिश की जा रही है। राजस्थान के टोंक में एक महिला का क्षत विक्षत शव मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि 8 दिन से शव बोरे में बंद पड़ा था, मगर आने जाने वालों ने ध्यान नहीं दिया। पुलिस के मुताबिक महिला की किसी ने हत्या कर खेत के पास शव को फेंक दिया था। बोरे में शव इस तरह से भरा था कि लोगों को दिखे ना। 8 दिनों में शव बुरी स्थिति में हो गया। इस वजह से महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जांच में जुटी है। कानपुर में घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर दी गई। हत्यारों ने हत्या से पहले महिला के हाथ पैर बांध दिए थे। बताया जा रहा है कि घर में महिला अकेली थी और उसके पति ड्यूटी पर थे। हत्या का खुलासा तब हुआ जब महिला का भाई घर पहुंचा। मामला नौबस्ता खाड़ेपुर का है। हैरानी इस बात की है कि महिला की जहां हत्या हुई उसके दूसरे मंजिल पर रखे हुए कुछ जरूरी कागजात हत्यारों ने जला दिए थे। अब पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने चीन पर निशाना साधा है। सुपरसोनिक हथियारों को बढ़ाने पर लगाम लगाने की चेतावनी दी है। ऑस्टिन सुरक्षा मसौदे पर बातचीत के लिए साउथ कोरिया के दौरे पर हैं। रूस से बढ़ती तनातनी के बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो क्यूलबा ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। 57 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन OSCE की बैठक में शामिल होने के लिए दोनों नेता स्टॉकहोम पहुंचे हैं। यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी फिर से सिर उठा रहे हैं। एक अलगाववादी पूर्वी यूक्रेन में सेना की वर्दी में गश्त देता दिखा। अलगाववादियों के सेना बढ़ाने की भी खबर मिली है। साल 2014 में यूक्रेन और रूस समर्थित अलगाववादी गुट के बीच लड़ाई में 1400 लोग मारे गए थे। चीन से लगी सीमा पर वायरस के खतरों को लेकर हांगकांग हेल्थ कोड नाम का मोबाइल एप्लीकेशन जारी करेगा। 10 दिसंबर से चीन से हांगकांग आने वाले सभी यात्रियों के लिए हेल्थ कोड ऐप अनिवार्य होगा। साउथ कोरिया में कोरोना के मामलों में दूसरे दिन भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 5200 नए संक्रमितों के पाए जाने और ओमिक्रॉन की दस्तक से साउथ कोरिया सख्ते में है। टर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन ने नूरुद्दीन नेबाती को नया वित्त मंत्री बनाया है। टर्की की करेंसी में गिरावट के बाद ये फैसला लिया गया। नई आर्थिक नीति की मांग हो रही थी। नेबाती डिप्टी वित्त मंत्री के पद पर शानदार सेवा दे चुके हैं। वियतनाम में भारी बारिश के बाद आई भयानक बाढ़ और लैंडस्लाइड में 18 लोग लापता हो गए हैं। कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। कई घर तबाह हो गए हैं, सड़कें टूटी हैं। लोगों को ढूंढने में बचाव कर्मी जुटे हैं। वियतनाम में पिछले साल लैंडस्लाइड में 378 लोग मारे गए थे। गाजा युद्ध में बर्बाद कैथोलिक स्कूलों को निर्माण कार्य के बाद खोला गया। स्कूल में क्रिसमस की तैयारियों को लेकर छात्रों में भारी उत्साह है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले साल गाजा में महीनों तक लड़ाई हुई थी। ब्रिटेन के शाही घराने की बहू और हॉलीवुड अभिनेत्री मेगन मार्कल ने एक अखबार के खिलाफ केस जीता है। अखबार ने मार्कल के खिलाफ उनकी निजता को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अखबार ने अपने पिता के नाम लिखे मार्कल के पत्र को सार्वजनिक कर दिया था।